हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में हमने ऑलरेडी जो डिस्कस किया था, हमने इफेक्ट ऑफ एबायोटिक फैक्टर या एक तरीके से जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उनका इफेक्ट स्टडी किया था। मैंने आपको ये बताया था कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन कम टाइम के लिए हो तो क्या होगा, इसे हमने डिस्कस किया था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, आज हम अनफेवरेबल कंडीशन अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हो तो उसको डिस्कस करेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। आप याद करिए हमने क्या डिस्कस किया था, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने इकोलॉजी आपको समझाया क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट बायोम का समझाया, फिर आपको निश बताया था। याद करिए निश क्या होता है ना, निश हैबिटाट से अलग होता है ना, एक हैबिटाट में एक से ज्यादा निश होते हैं। फिर हमने आपको एबायोटिक फैक्टर की टाइप्स बताई थी कि कौन कौन से हमारे पास एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, ये बताया था। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, आपको हमने एबायोटिक का क्या इंपैक्ट पड़ेगा ऑर्गेनिज्म पर ये समझाया, और उसके साथ शॉर्ट टर्म इंपैक्ट समझाए, है ना। ये शॉर्ट टर्म इंपैक्ट मतलब माइग्रेशन, सस्पेंशन क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म कुछ टाइम के लिए खुद की एक्टिविटी को सस्पेंड कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब हम यहां से मूव कर गए हैं अब बेसिकली इस तरफ की, अब हम लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पढ़ेंगे और एक ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी को फिनिश करके हम पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी पर मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसको स्टार्ट करने से पहले, है ना, स्टार्ट करने से पहले मैंने डिस्कस भी किया था कि आपके साथ हम एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, तो एक बार एनसीईआरटी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट पर, ठीक है। फटाफट से देख लेते हैं। देखिए हमने लास्ट जो था एबायोटिक फैक्टर्स पे से हमें एनसीईआरटी को डिस्कस करना था, तो आप याद करिए मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर कौन है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारे पास मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है ना। और दूसरा आप देखो टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, टेम्परेचर वेरी करता है, एवरेज टेम्परेचर और लैंड वेरी सीजनली, है ना। एवरेज टेम्परेचर सीजनली वेरी करता है और डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, पोल से इक्वेटर की तरफ घटेगा। और हमारे पास आप देखो कि कुछ ऐसे एरियाज हैं, मतलब जहां पर हमारे पास माइनस में चला जाता है, और कहीं ऐसी हैं सब जीरो का मतलब माइनस, और कहीं ऐसी हैं जहां पर 50 डिग्री सेल्सियस। और गर्म पानी के जो सोर्स होते हैं, हॉट वाटर के सोर्स होते हैं, जिन्हें हाइड्रो का मतलब होता है पानी, थर्मल वेंट कहते हैं, वहां पर हमारे पास 100 डिग्री के आसपास चला जाता है। आप समझ रहे हैं। तो ये कुछ हमने बताया आपको टेम्परेचर को लेके। उसके बाद बेटा टेम्परेचर जो है हमारा हाइट के साथ डिक्रीज करता है। अब इसने कहा है कि देखो भाई टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कनाडा जर्मनी वगैरह में स्नो लेपर्ड हमारे पास, मैंगो ट्री नहीं मिलता, स्नो लेपर्ड कहां नहीं मिलता, केरला में नहीं मिलता। ट्यूना फिश को आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब लैटिट्यूड, ट्रॉपिकल ओशियन से बियॉन्ड कॉट नहीं कर सकते। तो टेम्परेचर का पहला इंपैक्ट बताया हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट। दूसरा हमने बताया काइनेटिक्स मतलब एंजाइम की स्पीड, है ना, उसके थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट करेगा यूरीथर्मल, नैरो रेंज वाले को हमने स्टेनोथर्मल बोला था, याद है। और लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस मतलब कौन कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, इसकी वजह से उसका क्या डिसाइड होता है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डिसाइड होता है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड होता है। ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज क्लियर है। तो इन रिसेंट ईयर देयर हैज बीन ग्रोइंग कंसर्न अबाउट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, ये चीज समझिए। तो हमारे पास एक कंसर्न है कि धीरे धीरे एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और उस वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यूरीथर्मल और स्टेनो में से ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, स्टेनो पे। तो ये चीज हो गई। उसके बाद सेकेंड फैक्टर है वाटर। तो वाटर एक और बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर है। और लाइफ जो अर्थ पर है वो ओरिजिनेट हुई है किसमें, पानी में, है ना। और बिना पानी के सरवाइव नहीं करते, आप समझ रहे हैं। और पानी जो है इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट दैट ओनली स्पेशल अडेप्टेशन, आप देखो डेजर्ट में इसका होना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां स्पेशल अडेप्टेशन के बिना
प्लांट्स या एनिमल्स नॉर्मली सर्वाइव नहीं करते, आप देख रहे हैं। और फिर प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, ये हेविली डिपेंड है वाटर पे। उसके बाद बेटा आपके पास क्या है, आप देखो ऑर्गेनिज्म जो ओशियन, लेक और रिवर में रहते हैं, ऐसा नहीं कि उनमें पानी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको बताइए क्या बताया था, मैंने कहा था पीएच, डिसॉल्व ऑक्सीजन और याद करिए सॉल्ट कंसंट्रेशन, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक लिविंग इन ओशियन, लेक्स वगैरह में, उसमें ऐसा नहीं कि उनको वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, उन्हें प्रॉब्लम मतलब पानी से क्या चीज चाहिए, देख रहे हो, केमिकल कंपोजिशन, पीएच, है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। सॉल्ट कंसंट्रेशन, और सॉल्ट कंसंट्रेशन से 5 पर पीपीटी किसमें लिखवाए, इनलैंड वाटर मतलब रिवर में, 30 to 35 सी में, और मोर देन 100 हाइपर सेलाइन लेग्यूम, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ये चीजें, है ना, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म आर टॉलरेंट टू वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, उन्हें यूरी हेलाइन कहेंगे, और नैरो रेंज वाले को स्टेनो हेलाइन कहेंगे। और आपको ये बताया था कि अगर मैं ओशियन के ऑर्गेनिज्म को फ्रेश वाटर में मूव करता हूं तो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइट क्या है, सिंस प्लांट प्रोड्यूस, है ना, लाइट से हमें फोटोसिंथेसिस होगी। दूसरी चीज क्या है बेटा हमारे पास, ऑटोट्रॉफ को तो इंपैक्ट कर ही रहा है। उसके बाद मेरे पास मैंने शेड प्लांट की बात करी थी, मैंने कहा था ना ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट कंडीशन में कौन कौन से श्रब और हर्ब्स की बात करी थी, ठीक है। और दूसरा बेटा फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स का मतलब होता है फ्लावरिंग के लिए, है ना, फ्लावरिंग के लिए उसको चाहिए होता है। एनिमल्स में 3 चीजें बताई थी, देखो, एक बताया था फोरेजिंग, फोरेजिंग मतलब खाना, दूसरा बताया था रिप्रोडक्शन, और तीसरा बताया था माइग्रेशन। ये 3 चीजें एनिमल्स की लाइट से इंपैक्ट होती है। और अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर से हम क्लोजली लिंक्ड करते हैं लाइट को, आप देख रहे हो, है ना, टेम्परेचर और लाइट आपस में। और देखो अब ये डीप सी की बात कर रहा है, तो एनवायरमेंट वहां वैसे तो डार्क होता है ना, क्योंकि वहां सिलेस्टियल सोर्स नहीं, सिलेस्टियल सोर्स मतलब सन या मून की लाइट नहीं जा रही है डीप सी में, तो वहां पर दूसरा स्पेक्ट्रल क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट होती है, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ यूवी होगी तो वो हार्मफुल होती है, ठीक है, ये चीज कह रहा है ना। अब आगे देखो बेटा, अब उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास जो मैरीन प्लांट है वहां पर डेप्थ में कौन से वाले मिलेंगे, तो रेड एल्गी आपने नाम याद करना है ना, कि रेड एल्गी डेप्थ में मिलती है। अब सॉइल के लिए देखो, तो सॉइल का नेचर और प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट प्लेस पे वेरी करती है। इट इज डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट, है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे, वेदरिंग प्रोसेस पे। वेदर देख रहे हो, क्लाइमेट मतलब कितना टेम्परेचर और वो है, वेदरिंग प्रोसेस का मतलब होता है रेनफॉल वगैरह। वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, वो अपनी पेरेंट रॉक से दूर जाती है कि नहीं, है ना। हाउ सॉइल डेवलपमेंट, तो ये सारे चीजें जो हैं कि ट्रांसपोर्टेड है कि नहीं, ये सॉइल को डिसाइड करता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि क्लाइंट को वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल सच एज सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, याद है आपको, कोर्स हमने बताया था बेटा। फिर उसके बाद सैंड, सिल्ट, क्ले, हमने कहा था ना कोर जो ग्रेन होते हैं उनके साइज होता है, ठीक है। एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब ग्रेन साइज, एग्रीगेशन मतलब वो आपस में कैसे जुड़ते हैं, ये चीजें डिसाइड करते हैं। परकोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। और इन पैरामीटर्स के साथ साथ पीएच, मिनरल और कंपोजिशन। टोपोग्राफी क्या होता है बेटा, टोपोग्राफी क्या होता है कि जैसे अर्थ पे आप देखते हो ना, अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके के मतलब माउंटेन, प्लेन, ये सब भी डिसाइड होता है, ठीक है। अब ये चीज मिलकर क्या डिसाइड करते हैं, प्लांट, जिसे फ्लोरा कहते हैं, और वो डिसाइड करते हैं एनिमल। और सिमिलरली बेंथिक, बॉटम पर भी मेरे पास होता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, ये सारी प्रॉपर्टीज डिटेल में हमने ऑलरेडी सेकंड लेक्चर में डिस्कस करी थी। उसके बाद हमने कहा था कि एबायोटिक फैक्टर है, आप देखो मैंने कहा था कि एबायोटिक फैक्टर का बायोटिक पे इंपैक्ट आएगा। वहां मैंने आपसे पूछा था कि इंपैक्ट आएगा ही क्यों, आप देखिए, तो हमने कहा था कि हैविंग रियलाइज दैट एबायोटिक कंडीशन ऑफ मेनी हैबिटाट, ठीक है, ड्रास्टिकली इन टाइम, है ना, क्या करेगा, उससे ऑर्गेनिज्म पे इंपैक्ट आता है। देख रहे, हमने कहा था कि भाई एबायोटिक कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बदलता रहता है। अब सवाल ये है हाउ डू ऑर्गेनिज्म, उस पर क्या इंपैक्ट आएगा, पर उससे पहले हमें यह आंसर करना है कि इंपैक्ट आएगा ही क्यों, समझ रहे हैं। और इसका आंसर क्या है, वन वुड एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों सालों में इन जो स्पीशीज हैं
उन्होंने अपने अंदर रिलेटिव कांस्टेंट मतलब एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इवॉल्व किया है जिसको हम होम्योस्टैटिस कहते थे। उसकी वजह से उसके अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन है और उसकी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन मैक्सिमम एफिशिएंसीज, और ये चीज पढ़ाई थी ना कि मान लो ऑर्गेनिज्म के अंदर काफी सारे रिएक्शंस इवॉल्व हुए हैं, वो प्रॉपरली चलेंगे जिससे ऑर्गेनिज्म की ओवरऑल फिटनेस बढ़ेगी। तो देखो दैट एनहांस द ओवरऑल फिटनेस ऑफ द स्पीशीज। अब ये जो कॉन्स्टेंसी है, कांस्टेंट कंडीशन है, फॉर एग्जांपल किसकी टर्म में होगी? टेम्परेचर और सॉल्ट और वाटर बैलेंस में, जिसे हम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कहते हैं। आइडियली देन द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन, उसको ये चीजें मेंटेन करनी चाहिए जिसे हम क्या कहते हैं? होम्योस्टैटिस। तो होम्योस्टैटिस क्या था? कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन। ठीक है, ठीक है। अब एक्सटर्नल कंडीशन तो लगातार कोशिश करेगी कि वो होम्योस्टैटिस को डिस्टर्ब करे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैंने बताया था कि आप मान लो आपका काम इंपॉर्टेंट है तो आप एसी में ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस में 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किए हुए हैं ताकि आप ऑफिस का काम प्रॉपरली कर सके। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल analogy to clarify this important concept. Suppose a person able to perform his best when temperature is 25 degree. अब वो 25 डिग्री पे अपना बेस्ट काम कर पा रहा है and wishes to maintain it so even when it is scorchingly hot, मतलब बहुत तपती हुई गर्मी हो, फ्रीजिंग कोल्ड हो, बहुत ठंडा हो, ये ऐसा घर में कैसे अचीव कर पाता है और कार में या वर्क प्लेस में एयर कंडीशनर के थ्रू, है ना, समर में, और हीटर के थ्रू विंटर में। तो इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? हमेशा मैक्सिमम होगी रिगार्डलेस ऑफ वेदर अराउंड। तो मतलब इसी तरीके से हमारी बॉडी के रिएक्शंस की परफॉर्मेंस मैक्सिमम होगी, बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, है ना, क्योंकि हमारी बॉडी स्वेटिंग और शेवरिंग से काम कर रही है। हियर द पर्सन इज अकम्प्लिश नॉट टू द फिजियोलॉजिकल बट आर्टिफिशियल मीन। यहां पर भाई एयर कंडीशनर क्या है? आर्टिफिशियल चीज है ना, तो यहां उसने कोई फिजियोलॉजिकल काम नहीं किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बॉडी हीट बना रही है, वो तो एयर कंडीशनर एक आर्टिफिशियल मीन है। पर हमारी बॉडी क्या करती है वो देखो। देखो ये देखो कुछ ग्राफ है, ये रेगुलेटर है, ये कन्फॉर्मर है और ये पार्शियल रेगुलेटर है। पर राइटअप के अकॉर्डिंग पार्शियल रेगुलेटर ऐसा होना चाहिए। एनसीईआरटी ने पार्शियल रेगुलेटर के लिए लिखा है कांस्टेंट फिर चेंज हो रहा है। आपको समझ आ रहा है? कांस्टेंट फिर चेंज हो रहा है। और अगर आप ध्यान से देखो यहां पर ये ग्राफ ऐसा दे रखा है, तो इसको भी डिस्कस कर रहे हैं। रेगुलेटर क्या होते हैं? सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टैटिस बाय द फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर मीन विच एंश्योर द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एक्सेट्रा। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो होम्योस्टैटिस मेंटेन कर सकते हैं। कैसे? बाय, ध्यान से सुनेंगे, बाय फिजियोलॉजिकल मीन, बाय फिजियोलॉजिकल मीन, आप समझ लीजिए, बाय फिजियोलॉजिकल मीन विच एंश्योर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर और कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। किसके थ्रू? कि बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है और सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या है? कांस्टेंट है। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट। आप देख रहे हैं कौन कौन आएगा भाई इसमें? बर्ड्स, मैमल्स, लोअर वर्टिब्रेट हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट इसमें आ जाएंगे। थर्मो रेगुलेशन, मतलब आप समझिए कि अर्थ पर मैमल्स क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि वो थर्मो रेगुलेशन कर पाते हैं। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? अर्थ पर मैमल्स क्यों सक्सेसफुल हैं? क्योंकि वो थर्मो रेगुलेशन कर पाते हैं। ठीक है, बिलीव दैट सक्सेस ऑफ मैमल्स इज लार्जली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर वेदर दे लिव इन एंटार्क्टिका और इन द सहारा डेजर्ट। आप समझ लीजिए इस बात को कि मैमल्स जो हैं हमारे पास, मैमल्स जो हैं, आप समझे इस चीज को, मैमल्स थर्मो रेगुलेशन कर पाते हैं, इसीलिए वो कांस्टेंट कंडीशंस में रहते हैं। क्लियर है ये चीज? ये रेगुलेटर हो गया। द मैकेनिज्म यूज्ड बाय मोस्ट मैमल्स टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर आर सिमिलर टू, ये कैसा है बेटा? ये डेजर्ट कूलर जैसा है। जैसे मान लो 37 डिग्री पे देखो क्या लिख रहा है, 37 से ज्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा? स्वेट कर जाएंगे, वी स्वेट प्रोफ्यूजली, द रिजल्टिंग इवेपोरेटिव कूलिंग सिमिलर टू व्हाट हैपेंस विद द डेजर्ट कूलर इन ऑपरेशन, वो ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर। इन विंटर व्हेन द टेम्परेचर इज मच लोअर देन 37 डिग्री वी स्टार्ट टू शिवर, अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज विच प्रोड्यूस हीट एंड रेज द बॉडी टेम्परेचर। तो ये वो कंडीशन है जिससे बॉडी, देखो
शिवर कर रहे हैं और स्वेट कर रहे हैं, ये दो चीजें बता रहा है, ठीक है, रेगुलेटर के लिए। अब देखो कन्फॉर्मर क्या होता है, मैक्सिमम 99% एनिमल्स क्या है, कन्फॉर्मर है, ठीक है, वो नहीं मेंटेन कर सकते कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, तो वो क्या करेंगे, देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर, उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होगा, their body temperature change with ambient temperature. In aquatic animals, the osmotic concentration of body fluid change with that of ambient air, water. ये समझ रहे हैं? These animals and plants are simply conformer. Considering the benefits of constant internal environment to organism, we must ask why this conformer नेट नॉट इवॉल्व। आप समझ रहे हो कि भाई देखो मतलब क्यों कन्फॉर्मर रेगुलेटर नहीं बन गई, ये चीज बताया था ना, सरफेस एरिया, याद करो। वाई ऑल कन्फॉर्मर नॉट बिकम रेगुलेटर, क्योंकि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हमने आपको कैसे बताया था, हमने कहा था कि जो ये कॉस्ट अफोर्ड कर पाया, क्योंकि थर्मो रेगुलेशन की कॉस्ट लगती है, अगर आपके पास टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है तो कॉस्ट लगती है, तो वो कॉस्ट जो अफोर्ड कर पाया वो बन गए, ठीक है। रिकॉल द ह्यूमन एनालॉजी, ह्यूमन एनालॉजी की बात कर रहा है कि आप मान लो ह्यूमन की बात करते हैं, जैसे मान लो आपका काम इंपॉर्टेंट है तो आप एसी लगाओगे, नहीं तो आप स्वेट कर जाओगे, आपको जरूरत ही नहीं है। आप देख रहे हो सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ रिजाइन देमसेल्फ टू सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। मतलब क्या हुआ, कुछ तो एसी लगाकर अपनी ऑप्टिमम मैक्सिमम परफॉर्मेंस देंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे या अपनी परफॉर्मेंस कम कर देंगे, तो कन्फॉर्मर की एनर्जी तो बच जाती है पर परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि थर्मो रेगुलेशन क्या है, एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म, दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक श्रू एंड हमिंग बर्ड। हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया, समझ रहे हैं, स्मॉल एनिमल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट व्हेन इट मतलब क्या है, कोल्ड है बाहर। आपको क्लियर है ये चीज, तो बाहर कोल्ड है तो वो क्या कर सकते हैं, हीट लॉस कर सकते हैं, ठीक है। एंड दे देख रहे हैं, अब ये देख लो इस चीज को, तो जो छोटे एनिमल्स हैं उनका क्या है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, ज्यादा होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, ठीक है, अब देखो पोलर एरियाज में इसलिए वो नहीं मिलते ना, यही लिखा हुआ ना, वो पोलर एरियाज में नहीं मिलते, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन द कॉस्ट एंड बेनिफिट, आप देख रहे हो कितनी कॉस्ट और कितना बेनिफिट है, उसके हिसाब से मेरे पास ऑर्गेनिज्म क्या है, कन्फर्मर और रेगुलेटर हुए, जो एक कॉस्ट अफोर्ड कर पाए या बेनिफिट्स उनको लगा कि ऐसा है, वही हमारे पास क्या बने, रेगुलेटर, नहीं तो बाकी वो सिंपली कन्फर्मर रह गए। अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन रहती है तो ऑर्गेनिज्म कैसे बिहेव करता है, इसका मतलब क्या हुआ, याद करो, ये वो है कि यहां पे लिखा हुआ है कि भाई स्ट्रेसफुल कंडीशन में कैसे बिहेव करता है, या तो माइग्रेट करेगा, सस्पेंड करेगा, एडेप्ट करेगा। तो लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था ना, माइग्रेशन, ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे, है ना, मूव कर जाएगा स्ट्रेसफुल कंडीशन से मोर हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल होता है बेटर, हॉस्टाइल होता है खराब, तो स्ट्रेसफुल से और वापसी आता है जब कंडीशन नॉर्मल हो जाए। ये कुछ ऐसा था बेटा, ब्रिटिश टाइम पर जो ब्रिटिश रहते थे वो शिमला मूव कर जाते थे गर्मी के टाइम पे, तो आप अगर शिमला वगैरह एरियाज में देखेंगे तो वहां पर बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो ब्रिटिश ने बनाई है, क्लियर, ब्रिटिश ने बनाई है, मायो नाम से, मायो एक मतलब गवर्नर जनरल थे तो उनके नाम पर भी काफी बिल्डिंग्स है, तो वो चीज है। तो इन ह्यूमन एनालॉजी दिस स्ट्रेटेजी इज लाइक अ पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला, ठीक है। मैनी एनिमल्स पर्टिकुलरली बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया। एवरी विंटर द फेमस क्योलाडो नेशनल पार्क इन राजस्थान, thousands of migratory bird coming from साइबेरिया टू अनदर रीजन वगैरह, आप समझ लीजिए इस बात को। तो ये माइग्रेशन का एग्जाम्पल है। अगला है हमारे पास सस्पेंशन। इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स वेरियस काइंड ऑफ थिक वॉल स्पोर आर फॉर्म्ड विद द हेल्प टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। दीज जर्मिनेट, आप देख रहे हैं, अब याद करो सस्पेंशन क्या था, बैक्टीरिया फंजाई स्पोर बनाते हैं, ये लिखा हुआ। और हमारे पास क्या, हाइयर प्लांट में सीड एग्जाम्पल है,
और वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि ट्यूबर नहीं होता, ट्यूबर हो गया है ना, वो सब हो गया। तो ये टाइड ओवर स्ट्रेस कंडीशन मतलब वो निकाल देंगे कि जो स्ट्रेस कंडीशन उसको पास ऑन कर देंगे, ठीक है। और जब कंडीशन आएगी और जैसे दे डू सो बाय रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और एक डोरमेंसी में चले जाते हैं। एनिमल्स में हमारे पास क्या है, माइग्रेट नहीं कर पाते तो वो भी ये काम करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, हाइबरनेशन, जो एस्केप इन टाइम है ना, कौन करता है हमारे पास, पोलर बियर, स्नेल्स एंड फिश। एस्टिवेशन समर रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, क्लियर है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मैनी जू प्लैंक्टन वगैरह ये लोग क्या करते हैं बेटा, डायापॉज। तो आपको यहां पर 3 चीजें पढ़नी है। पहली पढ़नी है हाइबरनेशन, दूसरी पढ़नी है एस्टिवेशन, और तीसरी पढ़नी है डायापॉज। दिस इज थर्ड। ये एनिमल्स के लेकर है। प्लांट्स को लेके डॉर्मेंसी या एल्गी वगैरह को लेके हमने क्या पढ़ा है, आपने स्पोर्स पढ़े थे। प्लांट में एक तो सीड प्लस वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जैसे ट्यूबर हो गया, कॉर्म हो गया, ये सब होता है। अब यहां से बेटा ये एनसीईआरटी हमने डिस्कस करी है, यहां से अब हम मूव करेंगे, आप ध्यान से सुनिए। अब हम मूव करने वाले हैं बेसिकली, ध्यान दीजिए, अब हम मूव करेंगे। हमने ये बात करी थी, ध्यान से सुनो बेटा, हमने ये बात करी थी, हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ एबायोटिक फैक्टर क्या होगा अगर शॉर्ट टर्म है एबायोटिक फैक्टर, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, या तो माइग्रेशन या सस्पेंशन। लेकिन हार्मफुल हार्मफुल कह रहा हूं, अनफेवरेबल कंडीशन लॉन्ग टाइम के लिए, काफी देर के लिए, तो क्या ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है कि भाई आप सस्पेंशन मत करो, आप माइग्रेशन मत करो। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बेसिकली, ध्यान सुनेंगे, आप सस्पेंशन और माइग्रेशन नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप समझो इस चीज को, सस्पेंशन और माइग्रेशन ना करके आप एडेप्टेशन कर रहे हो। तो अगर ज्यादा टाइम के लिए अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी तो आपको एडेप्टेशन करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है, या तो आप एक्सटिंक्ट हो जाओ। तो अब यहां से हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पास एडेप्टेशन है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एडेप्टेशन क्या होता है, तो आपको ये समझना है कि अगर मेरे पास अनफेवरेबल कंडीशन, ध्यान से सुनना बेटा, अनफेवरेबल कंडीशन अगर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन है तो ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ेगा। अगर अनफेवरेबल कंडीशन लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, तो ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करेगा कैसे, ऑर्गेनिज्म एडेप्ट बाय फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल मीन्स, कुछ मतलब बिहेवियर, कुछ फिजियोलॉजिकल, ऐसी बदलाव अपने अंदर लाएगा। और एडेप्टेशन होता क्या है बेटा, सुनना ध्यान से, ऑर्गेनिज्म किसी भी तरीके से वहां जिंदा रहना चाहता है। तो अगर मैं एडेप्टेशन को डिफाइन करूं तो एडेप्टेशन इज, ध्यान सुनेंगे, एडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट इन चेंज इन मॉर्फोलॉजी, अपना स्ट्रक्चर बदल ले, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर बदल ले, फिजियोलॉजी बदल ले, ठीक है, अपना बिहेवियर बदल ले। किस लिए बदले, सर्वाइवल के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए। तो व्हाट इज एडेप्टेशन, एडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट, एडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब फीचर टाइप से समझ लो, ठीक है, चेंज इन बिहेवियर, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। किस लिए, फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। क्लियर, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए, आप समझ रहे हैं। तो एडेप्टेशन क्या होता है, कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट होता है, कोई भी ऐसे चेंजेस होते हैं, मतलब हम कोई भी ऑर्गेनिज्म जो चेंज करे किसमें, अपने स्ट्रक्चर में, मतलब अपना मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में चेंज करे, अपनी फिजियोलॉजी में बदलाव लाए, और क्या करे बेटा, किस लिए कर रहा है ये,
फॉर सर्वाइवल, मतलब बेसिकली किस लिए करेगा, जिंदा रहने के लिए और उस एरिया में अपना रिप्रोडक्शन करके पॉपुलेशन बनाने के लिए। तो एडेप्टेशन का मतलब होता है किसी भी तरीके का बदलाव, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी और बिहेवियर में। अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि अभी जो हम पढ़ रहे थे माइग्रेशन, वो भी एक तरह का बिहेवियर था, पर मेन चीज क्या है, अडप्टेशन जो होती है समय के साथ जेनेटिकली फिक्स्ड हो जाती है। जैसे मान लो किसी प्लांट में एक स्पेशल टाइप की लीफ बनती है, उसको वो अडप्ट करने के लिए हेल्प करती है, तो वो धीरे धीरे उसके जीन्स में आ जाएगी। तो आपको ये समझना है कि विद टाइम एडप्टेशन इज जेनेटिकली फिक्स्ड। वो क्या हो जाएगी, जेनेटिकली फिक्स्ड हो जाएगी, वो जीन्स में आ जाएगी उसके, है ना, आप समझ रहे हैं, उसके जीन्स में आ जाएगी। तो अडप्टेशन क्या हो जाएगी, जेनेटिकली फिक्स्ड हो जाती। ये एनसीईआरटी लिखती है कि समय के साथ अडप्टेशन क्या हो जाएगा, जेनेटिकली फिक्स्ड हो जाएगा। अब हम यहां से बेटा इंपॉर्टेंट अडप्टेशन को डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट अडप्टेशन है। जरा ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि अडप्टेशन कहां होती है, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई आप छाता लेके कहां जाओगे, जहां बारिश आएगी, तो अडप्टेशन वहां होती है जहां कंडीशन स्ट्रेसफुल, थोड़ी सी मतलब डिफिकल्ट कंडीशंस हो। तो हमारे पास एडेप्टेशन कहां कहां होगी, एक अडप्टेशन होगी डेजर्ट कंडीशन में, कोल्डर क्लाइमेट में आप समझ रहे हैं, डेजर्ट कंडीशन में, कोल्डर क्लाइमेट में, फिजियोलॉजिकल हो गई, एक्सट्रीम कंडीशंस में बिहेवियरल और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स। आप समझो ध्यान से, तो एडेप्टेशन हमारे पास कहां कहां होगी आपको बता दिया मैंने। कहा डेजर्ट कंडीशन में, कोल्ड क्लाइमेट में, फिजियोलॉजिकल है, एक्सट्रीम में, बिहेवियरल और कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल बताऊंगा जो नीट में आते हैं, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। तो चलिए फटाफट से एक एक एडेप्टेशन को डील करते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि डेजर्ट कंडीशन की एडेप्टेशन को डिस्कस करते हैं। अब आपको पता है कि डेजर्ट कंडीशन जो है बेटा मेरे पास, डेजर्ट कंडीशन वो होती है जैसे कि हमारे पास जो ड्राई कंडीशन है एक तरीके से, तो इसमें कौन सी एडेप्टेशन होती है भाई, इसमें हम कहेंगे कि एनिमल्स की अलग होगी, प्लांट की अलग होगी। तो डेजर्ट कंडीशन में हमारे पास एनिमल्स में कौन सी एडेप्टेशन है ना, एनिमल्स में कौन सी एडेप्टेशन है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि डेजर्ट कंडीशन में पानी कम है हमारे पास, तो यहां जो एनिमल्स रहेंगे, जैसे एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है कैंगरू रैट का। यहां वो कैंगरू रैट क्या करता है, सबसे पहले देखो पानी कम है, तो इसका मतलब उसे पानी पीना भी कम है और पानी रिलीज नहीं करना, यूरिन में कम रिलीज करना है। दूसरा क्या करना है, उसको किसी तरीके से अपनी बॉडी में पानी बनाना है। तो एनिमल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है कैंगरू रैट। एक नॉर्मल बेटा चूहा जैसा ही दिखता है वो, उसको कैंगरू रैट कहते हैं, ठीक है। वो क्या करता है आप समझना ध्यान से, वो क्या करता है, उसमें खास तरह की एडेप्टेशन होती है। वो क्या करता है बेटा, वो सबसे पहले प्रोड्यूस वाटर इनसाइड बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर पानी बनाता है। कैसे बनाएगा बॉडी, और ये कौन सा पानी है, मेटाबॉलिक वाटर है। मेटाबॉलिक वाटर बेटा आपको कहां पढ़ाया जाता है, रेस्पिरेशन इन प्लांट में। ये कैसे बनता है, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से। जब फैट का ऑक्सीडेशन होता है, इनकी बॉडी में फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है, उससे पानी बनता है। इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस वाटर। दूसरी चीज क्या है, ये क्या करता है बेटा, रिलीज करता है कम पानी, तो रिलीज कंसंट्रेटेड यूरिन या सॉलिड यूरिन, रिलीज कंसंट्रेटेड यूरिन। तो एक तरीके से यूरिन कंसंट्रेटेड रिलीज करता है, और पानी जो बनाता है वो बेसिकली क्या करता है बेटा, मेटाबॉलिक वाटर खुद की बॉडी के अंदर बनाता है। तो एक अडेप्टेशन तो ये हो गई। अब ये आपकी किस में बता रहे हैं हम लोग, एनिमल्स में बता रहे हैं। इसी तरीके से अगर एनिमल्स में आप देखोगे, कैमल वगैरह में पानी कंजर्व करने के लिए मैकेनिज्म होता है। तो आपके एनसीईआरटी ने एनिमल्स में एक ही एग्जांपल दिया। अब हमारे पास अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, प्लांट्स की। तो प्लांट्स में डेजर्ट में कौन सी एडेप्टेशन होती है, ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले आप ये बताओ, आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है ट्रांसपिरेशन। देखो ये लीफ है, लीफ के सरफेस से गैस की फॉर्म में पानी निकल जाता है, ऐसे वो यहां से भी निकलता है। तो उसकी मूवमेंट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे क्यूटिकल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्यूटिकल करके लेयर बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं, क्यूटिकल करके
लेयर बनाते हैं, आप समझो ध्यान से, हम लेयर बनाते हैं जिसे हम क्यूटिकल कह रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, क्यूटिकल कह रहे हैं। आप इस चीज को समझो। तो हमने क्या करी है, लेयर बनाई है, इसे क्यूटिकल कह रहे हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ये जो क्यूटिकल है ये पानी का ट्रांसपिरेशन रोकती है, दिस इज क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है, इस पानी को बाहर जाना, मतलब बेसिकली लॉस ऑफ वाटर रोकता है गैस की फॉर्म में। क्यूटिकल लीफ के ऊपर एक वैक्स की बनी हुई लेयर होती है। तो डेजर्ट प्लांट में मुझे पानी और रोकना है, तो आप समझिए सबसे पहली एडेप्टेशन मेरे पास क्या होनी चाहिए, थिक क्यूटिकल। क्यूटिकल कैसा होना चाहिए, थिक। थिक क्यूटिकल क्या प्रिवेंट करेगा, सोचो, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। क्या प्रिवेंट कर रहा है, लॉस ऑफ वाटर प्रिवेंट कर रहा है, आप समझ रहे हैं। तो थिक क्यूटिकल चाहिए जो पानी का लॉस प्रिवेंट कर रहा है। दूसरा बेटा हम लोग यहां पर क्या लिख रहे हैं, आप समझना ध्यान से। फर्स्ट हो गया थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल क्या करेगा, पानी का लॉस बचाएगा, पानी का हमारे पास लॉस प्रिवेंट करेगा, कौन, थिक क्यूटिकल करेगा। दूसरा हमारे पास क्या है, आप समझें ध्यान से। दूसरा सेकंड जिस चीज को समझेंगे, ये हो गया हमारे पास थिक क्यूटिकल के बारे में। दूसरा समझो ध्यान से। दूसरा हमारे पास क्या हो गया बेटा, हमारे पास जो होता है, जो लीफ होती है, लीफ मॉडिफाई हो जाती हैं स्पाइंस में। उससे क्या होगा भाई, लीफ में स्टोमेटा होते हैं ना, लॉस ऑफ वाटर को बचा देंगे, तो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट किया जाता है। तो लीफ हमारे पास किसमें मॉडिफाई हो गई है, स्पाइंस में, कांटे में। तो लीफ मॉडिफाई हो गई स्पाइंस में, तो उससे हम लॉस ऑफ वाटर को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। क्लियर हो गया, लॉस ऑफ वाटर को हम प्रिवेंट कर लेते हैं। एक तो ये हो गया। तीसरा बेटा मेरे पास स्टेम फोटोसिंथेटिक हो जाती है। स्टेम फ्लैट होती है और वो क्या हो जाती है, फोटोसिंथेटिक, है ना, फोटोसिंथेटिक हो जाती है। आपने कैक्टस वगैरह में देखा है ये, ठीक है। डी हम लिख सकते हैं बेटा, डी हम ये लिख सकते हैं कि जो इनका स्टोमेटा है वो रात में खुलता है, दिन में बंद हो जाए, ऐसे प्लांट्स में, तो इसे हम कहते हैं कैम प्लांट्स। कैम प्लांट्स की फुल फॉर्म में लिख देता हूं, मतलब एक फैमिली थी, मतलब प्लांट की एक फैमिली थी क्रैसियोलेसियाई, जिसमें ब्रायोफाइलम आता है। तो उनमें पहली बार डिस्कवर हुआ, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया क्रैसियोलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो कैम की फुल फॉर्म तो ये है, क्रैसियोलेशियन एसिड होता था उस फैमिली में, एसिड मेटाबॉलिज्म। पर इन प्लांट में एक फीचर मिलता है कि इनका जो स्टोमेटा है स्टोमेटा है वो ओपन होता है नाइट में। कब खुलता है, नाइट में खुलता है। आप समझ रहे हैं, ये स्टोमेटा कब खुलता है, नाइट में खुलता है। तो आप ये देखिए जरा ध्यान से, आप ये देखिए, हमने यहां पर लीफ को मॉडिफाई कर दिया स्पाइंस में, स्टेम को फ्लैट बना दिया, कैम मेरे पास लिख दिया। कैम प्लांट्स क्या है, जिसका स्टोमेटा रात में खुल रहा है। आप समझो इस चीज को, स्टोमेटा कब खुल रहा है, रात में, ठीक है। एक चीज और आप लिख सकते हो, सनकन स्टोमेटा। मेरी बात सुनो, ये लीफ है, लीफ के एकदम सरफेस पे स्टोमेटा होगा, थोड़ा पानी ज्यादा निकलेगा, लेकिन अंदर की तरफ होगा। देखो ऐसे, ये मान लो लीफ है, तो ये नॉर्मल स्टोमेटा है ऐसे। लेकिन लीफ में अगर स्टोमेटा नॉर्मल से थोड़ा अंदर हो, आप देख लो अंदर की तरफ हो, उसे हम कहते हैं सनकन स्टोमेटा। सनकन का मतलब होता है धसा हुआ, है ना। स्टोमेटा मतलब स्टोमेटा किसमें है, इन पिट। क्लियर है, पिट में है। आप समझिए इस बात को, स्टोमेटा किसमें है, पिट में है। क्लियर है। तो ये हमारे पास हमने बता दिया, थिक क्यूटिकल, लीफ मॉडिफाई हो गई स्पाइंस में, स्टेम फ्लैट है, कैम प्लांट है, और सनकन स्टोमेटा। ये चीज हमारे पास है जो प्लांट्स में डेजर्ट कंडीशन में एडेप्टेशन है। क्लियर है। तो हमने कहा एडेप्टेशन कहां देखोगे, कोल्डर क्लाइमेट में, डेजर्ट कंडीशन में। तो कोल्डर क्लाइमेट में कौन सी एडेप्टेशन होती है ये देख लेते हैं, ठीक है। कोल्डर क्लाइमेट में कौन सी एडेप्टेशन होती है ये देख लेते हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से, प्लांट्स के अंदर बेटा कोल्डर क्लाइमेट में कोई खास एडेप्टेशन नहीं मिलती, खाली पतली लीफ होती है, निडल शेप, पर वो भी जीरोफिटिक एडेप्टेशन मानी जाती है, ठीक है। तो प्लांट्स में टेम्परेचर को लेके, मतलब एज सच फॉर कोल्डर क्लाइमेट प्लांट्स में कोई ज्यादा एडेप्टेशन नहीं होती, नॉट हैव मच एडेप्टेशंस। कोई ज्यादा एडेप्टेशन प्लांट में
कोल्डर क्लाइमेट को लेकर तो नहीं होती है ना, कोल्डर क्लाइमेट को लेकर प्लांट में ज्यादा अडेप्टेशन नहीं होती। एनिमल्स में क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाना आपको समझ आ जाएगी। एनिमल्स में क्या होगा कोल्डर क्लाइमेट में, ध्यान से सुनना बेटा। देखो बहुत सारे एनिमल्स, मैमल्स जो है मैं आपको बताता हूं बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं जो अंटार्कटिका के ठंडे पानी में रहते हैं। उनकी स्किन के अंदर फैट की मोटी लेयर होती है जिसे ब्लबर कहते हैं। वो कैसे काम करता है, रजाई जैसा, मतलब हीट को बाहर जाने नहीं देता। तो एक तरीके से मैं लिखूंगा कि वेल और अदर एक्वेटिक मैमल, उनमें क्या होता है, हैव ब्लबर। क्योंकि वार्म ब्लडेड है, इन्हें टेम्परेचर बचा के रखना पड़ेगा। ब्लबर जो थिक फैट की लेयर होती है, थिक फैट की लेयर होती है, एक्ट एज इंसुलेटर। कैसे काम कर रहा है, इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। तो वेल और अदर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ध्यान सुनेंगे, वेल और अदर एक्वेटिक मैमल है, उनमें ब्लबर प्रेजेंट होता है। ब्लबर तो ब्लबर क्या है, थिक फैट की लेयर है जो कैसे काम करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, इंसुलेटर की तरह काम करता है, आप समझिए इस बात को। तो हमारे पास क्या है, वेल और अदर एक्वेटिक मैमल, उनके पास ब्लबर है जो कैसे काम करेगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा। क्लियर होगी बात, जो इंसुलेटर की तरह काम करेगा, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे पास वेल और एक्वेटिक मैमल जो है उन पे ब्लबर है। दूसरा आपको याद करना है एलन्स रूल। ध्यान से समझना, देखो मेरी बात सुनो, ये कोई एनिमल है, एक एनिमल ये है, अगर इसके पैर बड़े हैं, इसके मान लो कान बड़े हैं, ऐसे इसके कान छोटे हैं और पैर छोटे हैं, समझो इस चीज को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो किसका सरफेस एरिया कम होगा, जिसकी जो हाथ पैर और कान इनका सरफेस, देखो बॉडी तो दोनों की लगभग एक जैसी बना दी। तो हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारे पास क्या होता है कि एलन्स रूल क्या होता है, जो कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं उनके पैर, और पैर को हम कह रहे हैं लिम्स। ठीक है, कोल्डर क्लाइमेट वालों के जो लिम्ब हैं, लिम्ब समझो पैर, वो शॉर्ट होते हैं, है ना, कान पैर छोटे होते हैं ताकि हीट लॉस ना हो। तो एलन्स रूल क्या है, एनिमल्स इन कोल्डर क्लाइमेट, ध्यान से सुनेंगे, एनिमल्स इन कोल्डर क्लाइमेट हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स। छोटे हमारे पास पैर, है ना, छोटे कान और पैर होते हैं, आप समझ रहे हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलन्स रूल बोलते हैं। तो एलन्स रूल क्या होता है, आप समझो ध्यान से। एनिमल्स जो हमारे पास कोल्डर क्लाइमेट में हैं, उनके छोटे ईयर और पैर होते हैं ताकि क्या हो, टू अवॉइड हीट लॉस। क्लियर है। तो कोल्डर क्लाइमेट में जो अडेप्टेशन है, एक तो आप ब्लबर कर लो, एक ये कर लो, उसके अलावा बेटा ब्राउन फैट होता है, ये एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं मैं। ब्राउन फैट जो होता है, ब्राउन फैट हीट प्रोड्यूस करता है, ये प्रेजेंट होता है कुछ मैमल्स में। ठीक है, क्लियर रहेगा ये, ठीक है। तो ये कोल्डर क्लाइमेट की अडेप्टेशन हो गई। अब हमारे पास बेटा फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन की हम बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, समझना ध्यान से। अगर मैं आपको कहूं कान छोटे होना, ये एक तरीके की मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है। सनकन स्टोमेटा एक तरह की एनाटॉमिकल अडेप्टेशन है। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन का बेस्ट एग्जांपल है कि कभी आप पहाड़ी एरिया में जाओ, पहाड़ी एरिया मतलब हाइट पर जाओ, तो हाइट के साथ साथ क्या कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ आ रही बात। कभी आप पहाड़ी एरिया पे जाओ, हाइट पर जाओ, तो जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। तो उसमें थोड़ा सा हमें क्या होता है, सांस लेने में हल्की दिक्कत होती है, उसे हम एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। सांस लेने में जो दिक्कत होती है वो कैसे पता चलती है, हमें थोड़े चक्कर आएंगे, नौजिया होगा, ठीक है, हेडेक हो जाएगी,
हार्ट, दिल घबराने लगेगा, वॉमिटिंग भी हो सकती है। पहाड़ पे जाने पे बहुत सारे लोगों को होती है। ये उन लोगों को होती है जो प्लेन से, मतलब प्लेन एरिया जैसे दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, यहां से माउंटेन पर जाते हैं। जब वो ऐसे गोल गोल घूमती है गाड़ी तो उनको ऐसा लगता है कि हमें एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई। अब एल्टीट्यूड सिकनेस का क्या बॉडी काम करती है, क्योंकि बॉडी क्या करती है, कुछ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन करती है। सबसे पहले बॉडी क्या करती है, आरबीसी काउंट बढ़ाने की कोशिश करती है, पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन लग जाता है। आरबीसी काउंट बनाने की कोशिश करेगी। दूसरा, ब्रीदिंग रेट बढ़ा देगी, सांस लेने की जो स्पीड है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। तीसरा क्या करेगी, हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी कम करेगी। कुछ बच्चों को लिखता है ये गलत लिखा है एनसीईआरटी में, नहीं ये सही है। जब हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग एफिनिटी कम करेगी तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आसानी से छोड़ देगा टिश्यूज के में। समझ रहे हो, बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज करने का फायदा क्या होगा कि जो हेमोग्लोबिन है इट विल रिलीज ऑक्सीजन, वेरी फास्ट इन टिश्यूज। तो आपको ये चीज समझना है कि एल्टीट्यूड सिकनेस पे हम लोग बात करेंगे। यहां पे हम बात कर रहे हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। तो एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है, हम यहां पर क्लियरली लिख रहे हैं, व्हेन वी मूव टू हाई एल्टीट्यूड, कहां से जाएंगे, फ्रॉम प्लेन। एनसीईआरटी ने लिखा है एट रोहतांग पास, हिमाचल या उत्तराखंड जाना है, जहां पर मोर देन 3500 मीटर की हाइट होती है, या इवन बहुत ज्यादा होती है इससे, तो वहां पे तो कुछ तो 8000 मीटर के लॉन्गेस्ट पीक है ना, 8 किलोमीटर या 8000 मीटर ऊंचे पीक है। ठीक है, अब देखो वहां पर क्या होगा, बेटा, वहां पर एल्टीट्यूड सिकनेस होती है। वहां क्या होती है, एल्टीट्यूड सिकनेस। उसका सिम्टम क्या है, हमें कैसे पता चला ये हुआ। सिम्टम होता है, हमें नॉर्मली क्या पता चलेगा, वॉमिटिंग, नॉजिया, चक्कर आना टाइप से, उसके बाद हेडेक, हार्ट पल्पिटेशन, दिल घबराना। पल्पिटेशन का मतलब होता है दिल घबराना, ये सब होने लगेगा। ठीक है, इसका रीजन क्या है, मान लो मैं आपसे कहूं रीजन बताओ, इसका कोई रीजन है क्या? रीजन, बिल्कुल रीजन है। रीजन ये है, ध्यान से समझेंगे। रीजन ये है, अगर मैं आपको इसका रीजन बताऊं तो रीजन बेसिकली क्या है, रीजन ये है बेटा, रीजन ये है कि हमारे पास बेसिकली रीजन ये रहेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो गया, ये रीजन है। ठीक है, ये रीजन है जिसे हमने कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो गया। आप समझ रहे, ये रीजन है। तो अल्टीट्यूड सिकनेस हो गई, सिम्टम्स हैं वॉमिटिंग, नॉजिया, हेडेक, हार्ट पल्पिटेशन। रीजन क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन है बेटा, ध्यान से सुनो, इसका जो सॉल्यूशन है वो है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। इसे ही कह रहे हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। तो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन इसका सॉल्यूशन है। तो कैसे सॉल्यूशन है ये देखो जरा, ध्यान से सुनना। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन कैसे सॉल्यूशन है मुझे बताना, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा ब्रीदिंग रेट, सांस लेने की रेट बढ़नी चाहिए, ब्रीदिंग रेट बढ़ना चाहिए, समझ आ रहा है, सांस लेने की रेट बढ़ जानी चाहिए। दूसरा क्या होगा, इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। लोग कहते हैं, मतलब डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि पहाड़ पे घूम के आओ। पहाड़ पे घूमने का मतलब ऐसा नहीं एक दिन में आ जाओ, कुछ दिन रहो, 2 4 10 दिन, ताकि आरबीसी बढ़ सके। क्योंकि जो हमारे पास क्या नाम है, जो माउंटेन पे लोग रहते हैं, पीपल ऑन माउंटेन, उनका आरबीसी काउंट हाई होता है, हैव हाई आरबीसी काउंट। क्लियर, उनका आरबीसी काउंट क्या होता है, हाई होता है।
तीसरा बेटा बाइंडिंग एफिनिटी, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन विद O2 इसको डिक्रीज कर देते हैं। ये कैसे, क्या मतलब है इसका, देखो मान लो हमारे पास ये हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं, ये हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं। आपको पता है एक हेमोग्लोबिन से 4 O2 बाइंड कर सकते हैं। मान लो ये ऑक्सीजन इनसे जुड़ी हुई है, दिस इज ऑक्सीजन और ये हेमोग्लोबिन है। तो हम ये चाह रहे हैं बेटा, हम ये चाह रहे हैं कि ये आसानी से इसको छोड़ दे। अगर ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, अगर ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा टिश्यू में, तो ये तभी पॉसिबल है जब बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज करेगी, है ना। बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज करने का मतलब ये ऑक्सीजन को आसानी से रिलीज करेगा टिश्यू में। आपको समझ आ रहा है, ये चीज क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास। अब बेटा ये तो हमने जो डिस्कस किया है वो बेसिकली कुछ एडेप्टेशंस डिस्कस करी हैं, ध्यान सुनेंगे, कुछ एडेप्टेशंस डिस्कस करी हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सट्रीम कंडीशन की एडेप्टेशन, है ना। हमने फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल डिस्कस कर ली। एक्सट्रीम कंडीशंस क्या होती हैं, सुनना ध्यान से। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब हो गया जैसे डीप सी, डीप सी में अगर आप ध्यान से देखोगे, डीप सी में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर इज वेरी हाई, काफी ज्यादा प्रेशर होता है। आप समझ रहे हैं, प्रेशर मतलब आप समझो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डीप सी में अगर आप बहुत डीप चले जाओ तो आपकी बोन्स टूट जाएंगी। रीजन क्या है कि पानी का प्रेशर बहुत होता है। देखो अभी हम जहां खड़े हैं यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो गैस जैसे हाइट ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जब हम डीप जाते हैं तो पानी का काफी प्रेशर होता है, तो प्रेशर काफी हाई होता है, ठीक है। दूसरी एक्सट्रीम कंडीशन होगी एंटार्क्टिका वगैरह का पानी। तो एंटार्क्टिका वगैरह का जो पानी होता है वहां पर वेरी लो टेम्परेचर होता है, मतलब फ्रीजिंग, बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर है। आप देख रहे हैं ये सब एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, यहां भी लाइफ मिलती है। तो उसके लिए कौन सी अडेप्टेशन होती है। और जैसे मेरे पास मान लो थर्मल वेंट है, थर्मल वेंट का मतलब ऐसी जगह जहां पर वेरी हाई टेम्परेचर, लगभग 100 डिग्री के आसपास भी हो सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस है। यहां तो हमारे पास आर्की बैक्टीरिया मिलते हैं, आर्की बैक्टीरिया। अब एनसीईआरटी ने इन सब के लिए बोला है कि कुछ बायोकेमिकल अडेप्टेशंस होती हैं। क्या होती हैं, बायोकेमिकल अडेप्टेशन। इन सब के लिए बोला है, इन सब के लिए बोला है फॉर ऑल एक्सट्रीम कंडीशंस कुछ स्पेशल एंजाइम होते हैं। फॉर एक्सट्रीम कंडीशंस हमारे पास क्या है, एंजाइम्स होते हैं, स्पेशल एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो स्पेशल है। इसको हम कहते हैं बायोकेमिकल एडेप्टेशन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, 3 ऑप्शन ये होंगे और एक ऑप्शन कुछ और लिखा होगा, उससे हम कहेंगे कि बायोकेमिकल एडेप्टेशन कहां है कहां नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो बायोकेमिकल एडेप्टेशन हमारे पास होती है, बायोकेमिकल एडेप्टेशन हमारे पास होती है। आप देख लो जो मैंने आपको बताई बायोकेमिकल एडेप्टेशन के बारे में बताया। तो डीप सी में प्रेशर हाई है, ठीक है। अब जैसे यहां पर क्या होता है बेटा, मैं आपको बता देता हूं, ग्लिसरॉल शायद रख लेते हैं, ग्लिसरॉल होता है जो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर देता है। आप समझ रहे हो, फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और यहां आपने पढ़ा है थर्मोस्टेबल एंजाइम, एक नाम पढ़ा था पॉलीमरेज का आपने बायोटेक में, जैसे टैग पॉलीमरेज टाइप से वो होगा। तो ये नाम नहीं दे रखे, जैसे आपने बेटा सॉल्यूशन पढ़ा था, वहां पर पढ़ा था रिलेटिव लोवरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। याद करो, कोई केमिकल डालने से फ्रीजिंग पॉइंट -4 हो गया तो जमेगा नहीं ना। तो फिश क्या करती है, अपने अंदर कोई केमिकल रखती है जिससे फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। इन सब को हम किस में रख रहे हैं, बायोकेमिकल एडेप्टेशन में रख रहे हैं। क्लियर होगी बात ये, ठीक है, ये क्लियर है। तो ये एक्सट्रीम कंडीशंस की हैं हमारे पास। अब हमारे पास कोई और एडेप्टेशंस होती हैं, हाँ बिल्कुल है, हमारे पास और भी एडेप्टेशंस हैं। इनमें से एक है जिसे हम बिहेवियरल एडेप्टेशन कहते हैं। अब ये बिहेवियरल एडेप्टेशन क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, हमारे पास जो लिजर्ड है, लिजर्ड एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। अगर ये कोल्ड ब्लडेड है तो इसमें क्या नहीं है आप सोचो, इट लैक
इट लैक अडेप्टेशन। किस चीज की अडेप्टेशन नहीं है? ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है लिजर्ड, तो ये क्या अडेप्टेशन लैक करती है? इट लैक अडेप्टेशन फॉर टेम्परेचर, या एक तरीके से नॉट शो थर्मोरेगुलेशन। ये थर्मोरेगुलेशन नहीं शो कर सकती। अब क्या होता है, अगर आउटसाइड कोल्ड है, मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर इज, एम्बिएंट होता है आसपास का। एम्बिएंट का क्या मतलब होता है? आसपास का। तो आउटसाइड हमारे पास क्या है? कोल्ड है, ठीक है, आउटसाइड हमारे पास कोल्ड है, तो जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, आप समझ रहे हैं इस बात को, एम्बिएंट टेम्परेचर जो हमारे आसपास का टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर है इज बिलो बॉडी टेम्परेचर। तो ये क्या करती है बेटा, ये क्या करती है, तो अपने बॉडी टेम्परेचर को, एम्बिएंट होता है आसपास का, टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर ये बास्क करती है। ये क्या करेगी? बास्क का मतलब होता है धूप सेकना। इट बास्क इनटू सन। आप अगर देखोगे जो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनके ऊपर डार्क होता है, नीचे की तरफ थोड़ा सा लाइट कलर होता है, तो ऊपर से बास्क करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अगर आउटसाइड वार्म है तो ये मूव कर जाती है बरोज में, मूव इनटू बरोज। बरोज का मतलब होता है छुप जाती हैं। आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये बेटा इस तरह के एडेप्टेशंस को हम कौन सी एडेप्टेशन कहेंगे? बिहेवियर हो गया ना एक तरीके से। दिस इज नोन एज बिहेवियरल अडेप्टेशन। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अडेप्टेशन इज नथिंग बट एनी चेंज इन स्ट्रक्चर, एनी चेंज इन फिजियोलॉजी और एनी चेंज इन बिहेवियर फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। वहां जिंदा रहना है और अपने नंबर बढ़ाने हैं, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ अडेप्टेशंस में वो बता रहा हूं जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है और आने के चांसेस होते हैं, जैसे कि हेलोफिटिक कंडीशन। ध्यान दो बेटा, हेलोफिटिक कंडीशन कौन सी होती है? हेलोफिटिक कंडीशन, हेलोफिटिक का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जहां सॉल्ट ज्यादा है, जहां पर क्या है? सॉल्ट ज्यादा है। तो हेलोफिटिक कंडीशन मैंने लिख दिया। यहां पर क्या है? सॉल्ट एक्सेस है। अब समझ रहे हैं? यहां पर क्या है? सॉल्ट एक्सेस है, सॉल्ट एक्सेस है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो हम लोग यहां पर बिल्कुल क्लियर हैं यहां पर कि हमारे पास हेलोफिटिक कंडीशन क्या होती हैं ये देख लो। हेलोफिटिक कंडीशन क्या होती हैं ये देख लो। ये वो होती हैं जिनमें हमारे पास सॉल्ट, नमक ज्यादा है, जिनमें हमारे पास क्या है? नमक ज्यादा है। उन कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? हेलोफिटिक कंडीशन बोलते हैं। उन कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? हेलोफिटिक बोलते हैं। तो जब हमारे पास सॉल्ट ज्यादा है, हमने लिखा है यहां पर सॉल्ट ज्यादा है, जिसे हमने हेलोफिटिक कंडीशन बोला। तो अब जरा मेरी बात समझना ध्यान से, यहां पर प्लांट कैसे सरवाइव करेंगे? देखो प्लांट कैसे सरवाइव करेंगे, देखना मेरी बात सुनो ध्यान से। ये रूट है, बाहर सॉल्ट ज्यादा है, तो सॉल्ट क्या करेगा? पानी खींचने की कोशिश करता है, H2O को क्या करेगा? पुल करेगा आउटसाइड। तो इस केस में प्लांट क्या करता है? अपनी रूट्स में एक्सेस सॉल्ट रखता है ताकि पानी बाहर निकले नहीं। तो सबसे पहले क्या करेगा? प्लांट कीप एक्सेस सॉल्ट, ठीक है। दूसरा क्या कर सकता है? दूसरा प्रॉब्लम ये होती है कि जो सीड होते हैं ना, वो जब उस पानी में गिरते हैं वो पानी ले नहीं पाते, क्योंकि सीड जर्मिनेशन के लिए पानी चाहिए। तो कई बार क्या होता है, सीड प्लांट पे ही जर्मिनेट करके सीधे गिरते हैं, तो उसे हम कहते हैं वीवी पेरी। ये क्वेश्चन आया था नीट में। तो वीवी पेरी क्या होता है? सीड जर्मिनेट ऑन ट्री, इसे वीवी पेरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वीवी पेरी। जहां हेलोफाइटिक कंडीशन होती है वो दलदली एरिया होता है। तो नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली हेलोफिटिक
हेलोफिटिक कंडीशन प्रेजेंट वेयर मार्शी एरिया। कैसा एरिया है? मार्शी एरिया है। आप समझिए ध्यान से, मार्शी मतलब दलदली एरिया है। अब ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या आपने ध्यान रखना है वो सुन लो। हमारे पास क्या है? नॉर्मली हेलोफिटिक कंडीशन प्रेजेंट है जहां पर मार्शी एरिया है, दलदली एरिया है। अब इन कंडीशंस में जहां मार्शी एरिया है हमारे पास, दलदली एरिया हमारे पास है, आप सोचना इस बात को, जहां मार्शी और दलदली एरिया हमारे पास है, हेलोफिटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, जहां दलदली एरिया या मार्शी एरिया है, वहां पर आप समझे, वहां पर एक और चीज होती है, रेस्पिरेटरी रूट। रूट्स ऊपर आ जाती हैं रेस्पिरेशन के लिए, न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। तो ये भी कुछ एक अडेप्टेशन है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे एक ऐसी सॉइल बताओ जिसमें कम मिनरल होंगे, उन्हें कहते हैं ओलिगोट्रॉफिक सॉइल। ट्रॉफिक का क्या मतलब होता है? सोचो, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, खाना। ओलिगो का मतलब कम। तो अगर कम न्यूट्रिशन वाली सॉइल है, ओलिगो का मतलब होता है कम, लेस, और ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन। तो जो ओलिगोट्रॉफिक सॉइल होती है उसमें कोई एडेप्टेशन है क्या? हेलोफाइट्स में बेटा मेन विविपेरी याद करना आपने, ठीक है, मेन विविपेरी याद करना है, और रूट्स के अंदर सॉल्ट ज्यादा होता है ताकि पानी एब्जॉर्ब कर सके। ओलिगोट्रॉफिक सॉइल मतलब सॉइल विद लेस न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं? यहां पर लेस न्यूट्रिशन है, ये क्या करेंगे? अगर इनके पास कम न्यूट्रिशन है, इनके पास हमारे पास कम न्यूट्रिशन है, तो ये सॉइल क्या करेंगे? ध्यान से सुनना बेटा, ये सॉइल ये क्या करेंगे? दे हैव माइकोरीजा। उनके पास क्या है? माइकोरीजा है। माइकोरीजा क्या होता है? फंगल एसोसिएशन, फंजाई की एसोसिएशन है विद रूट ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट मतलब बड़े प्लांट के साथ फंजाई की एसोसिएशन है, फंजाई की एसोसिएशन है, उसे हमने क्या बोला है बेटा? ओलिगोट्रॉफिक सॉइल बोला है। तो ओलिगो का मतलब आप समझ पा रहे हो, ओलिगो का मतलब होता है कम न्यूट्रिशन में। उनमें माइकोरीजा होता है, माइकोरीजा आपको पता होना चाहिए, फंजाई रूट के साथ होती है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देगी। अगर आपसे कोई पूछे हाइड्रोफाइट्स, ऐसे प्लांट जो पानी में रहते हैं, उनमें कोई अडेप्टेशन होती है क्या? हाइड्रोफाइट्स जो हैं, देखो ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, काम का है ये सारा, इनमें कोई अडेप्टेशन होती है? हां, सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स में क्या अडेप्टेशन होती है? रूट कैप नहीं होती, रूट कैप वाला एब्सेंट होता है इसमें, है ना। दूसरी एडेप्टेशन आपको याद रखनी है, मैकेनिकल टिश्यू नहीं होते। मैकेनिकल टिश्यू का मतलब जो टिश्यू सपोर्ट देते हैं, जैसे कि जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, ऐसी चीजें एब्सेंट होती हैं, ये एब्सेंट है। तो मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि मैकेनिकल टिश्यू किन प्लांट में एब्सेंट है, तो आपने उसमें कौन से प्लांट खोजने? हाइड्रोफाइट्स, जो पानी में मिलते हैं। ये चीज ध्यान रखना, क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना। अब यहां पर हम लोग इसकी एनसीईआरटी पहले देखेंगे, फिर अब ये ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी को खत्म करता है, ठीक है, तो इसकी एनसीईआरटी देखी जाएगी पहले। आ जाओ, देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, क्या पॉइंट्स हैं इनको समझना है हमने। देखो, while considering the various alternative available to organism for coping up extreme environment, मतलब बहुत सारे ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हैं कि वो सरवाइव कर सके एक्सट्रीम कंडीशन में। उनमें से क्या है? वी हैव सीन दैट सम आर एबल टू रिस्पॉन्ड थ्रू सर्टेन फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट, मतलब इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें क्या चेंजेस होते हैं? फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट होती है। आप समझिए क्या होती है? फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट होती है। और कुछ मेरे पास क्या होती हैं? बिहेवियरल होती है ना। ये इन पे हम बात कर रहे थे, है ना, ठीक है। तो बॉडी का जो रिस्पॉन्स है, देखो, या ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स, दिस रिस्पॉन्स और एक्चुअली एडेप्टेशन, सो वी कैन से दैट एडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये बिहेवियर, ठीक है। एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन सा?
मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल, ये तीनों लिखा था हमने, दैट अनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, जिंदा रहना और रिप्रोडक्शन करना, ये चीज डिस्कस करी थी। मैनी एडेप्टेशन टाइम के साथ क्या होंगी, जेनेटिकली फिक्स, उसके जीन्स में आ जाएंगी, समय के साथ किस में आ जाएंगी, उसके जीन्स में आ जाएंगी। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, अगर पानी, देखो डेजर्ट वाली बता रहा है, ये वाली कौन सी है, डेजर्ट वाली हो गई। तो डेजर्ट वाले में क्या बता रहा है, अगर पानी नहीं है तो कैंगरू रैट इन नॉर्थ अमेरिका इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, तो वो फैट की ऑक्सीडेशन करता है। इट ऑल्सो हैज द एबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन, है ना, ताकि पानी कम रिलीज हो, ये बताया था। डेजर्ट प्लांट में क्या होगा, थिक क्यूटिकल होगा ताकि क्या हो, पानी लॉस ना हो, ठीक है। उसके अलावा सनकन स्टोमेटा, ये बताया था ना, डीप पिट में, याद करो, डीप पिट में। उसके बाद बोला दे ऑल्सो हैव स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे कैम दैट एनेबल द स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम। तो सम डेजर्ट प्लांट लाइक ओपनशिया, कैक्टस, ठीक है, उनमें क्या होता है, स्पाइंस वगैरह होते हैं, आप समझिए, उनमें क्या होता है, हमारे पास स्पाइंस होते हैं, एंड फोटोसिंथेटिक फंक्शन स्टेम करती है, ठीक है। अब देखो कोल्डर क्लाइमेट की बात हो गई, है ना, कोल्डर क्लाइमेट में आ गए, छोटे कान और लिम्ब होना, उसको हम क्या बोलते हैं, एलन्स रूल। छोटे कान, हाथ पैर होना, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, हीट लॉस कम होगा। और एक्वेटिक मैमल, मैंने कहा था ना, मैमल लाइक सील, सील आपको पता होना चाहिए, वेल हो गई, उनमें ब्लबर होता है ताकि क्या हो, हीट लॉस ना हो। इसके अलावा ब्राउन फैट बताया था। उसके बाद इन्होंने लिखा है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, इसमें कौन सी आएगी, एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है। इफ यू एवर बीन टू हाई एल्टीट्यूड, वहां रहे हो मनाली वगैरह में, तो उनको आपको एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में पता चलेगा, ठीक है, क्लियर। वहां पर नोजिया, फेटिग होता है बेटा, थकान, हार्ट पल्पिटेशन, हेडेक, ये सब होगा। ये क्यों होता है, ताकि क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, ठीक है, क्लियर। अब उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, तो ग्रेजुअली हम धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, एक्लिमेटाइज। देखो एक्लिमेटाइज होता है शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन। एक्लिमेटाइज का मतलब जैसे मान लो कम टाइम के लिए आपने अडेप्ट कर लिया, टू स्टॉप एक्सपीरियंसिंग अल्टीट्यूड सिकनेस। जब आप कुछ दिन कोल्डर जगह रहते हैं तो आपकी बॉडी उस चीज के लिए मतलब एक्लिमेटाइज हो जाती है, ठीक है। टू कंपनसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय रिलीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन एंड बाय इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट। मैनी ट्राइब्स इन हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय, ठीक है, उन्होंने ऐसे ही किया। आगे देखो, इन मोस्ट एनिमल्स द मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड हेंस ऑल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, देख रहे हो, ये एक्सट्रीम के लिए दे रखा है। एक्सट्रीम के लिए कैसे दे रखा है, जैसे मान लो ह्यूमन में 37 डिग्री है, आर्की बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे हॉट स्प्रिंग पे रहता है। डीप सी में क्या प्रॉब्लम है बेटा, वहां पर देखो, ये तो उसके लिए दे रखा है। उसके अलावा हमारे पास क्या दे रखा, फिश दे रखी है जो लो टेम्परेचर पे मिलती है ना, जहां बिलो जीरो होता है या प्रेशर ज्यादा होता है, देख रहे हो 100 टाइम मोर प्रेशर होता है ओशियन में, डीप ओशियन में। तो इनमें कौन सी अडेप्टेशन मिलती है, ये लिखा, बायोकेमिकल अडेप्टेशंस, ये डिस्कस करा था हमने। दूसरा हमारे पास बिहेवियरल अडेप्टेशन। डेजर्ट लिजर्ड जो होती है उसमें फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन नहीं होती, है ना, थर्मो रेगुलेशन नहीं कर सकता, तो वो कैसे करेगा, आप देखो, दे बास्क इन सन, जब टेम्परेचर बाहर का कम होगा तो हीट सेकेगा, बास्क इन सन, और अगर आसपास का टेम्परेचर बढ़ेगा तो शेड में मूव कर जाएगा, नीचे, ग्राउंड के नीचे चला जाता है ना, ये चीज है। तो ये बेटा आपका मतलब एडेप्टेशन का टॉपिक है। ये खत्म करता आपकी कौन सी इकोलॉजी, आपकी ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी को फिनिश करता। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी स्टार्ट होती है। मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी का, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी में एनसीईआरटी कहती है बर्थ होता है, पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी में बर्थ रेट की बात करते हैं। तो पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी में अगर आपको टॉपिक्स जो पढ़ने हैं, देखो क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे पॉपुलेशन की डेफिनेशन वगैरह, एक डेफिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक रहेगा जो हम स्टडी करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पॉपुलेशन क्या होता है,
आप इसको प्रॉपरली डिफाइन करें तो देखो क्या होता है। पॉपुलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम पॉपुलेशन कहते हैं, पर क्या? ऑफ सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज। आप समझो, पहले इसको टॉपिक समझने से पहले डेफिनेशन समझो। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन अ कॉमन ज्योग्राफी। लिविंग इन अ कॉमन ज्योग्राफी। किसी कहां पर रह रहे हैं? कॉमन ज्योग्राफी पे रह रहे हैं। आप समझे ध्यान से, किसी कॉमन एरिया में रह रहे हैं। तो पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म है जो किसी कॉमन ज्योग्राफी, कॉमन एरिया में रहते हैं। ठीक है, क्लियर? क्या करेंगे भाई? शेयर करेंगे। शेयर मतलब बांटेंगे। एंड कंपीट करेंगे रिसोर्सेज के लिए। कंपीट फॉर रिसोर्सेज मतलब जो भी खाने पीने की चीजें या साधन है, रहने की जगह, उसके लिए कंपटीशन करेंगे या उन्हें बांटते हैं। एंड पोटेंशियली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। पोटेंशियली इंटरब्रीड। तो पोटेंशियली क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं। ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन है। जैसे मान लो यहां पर मेरे पास, ध्यान सुनेंगे, यहां पर मेरे पास किसी प्लांट की पॉपुलेशन है या किसी रैट की पॉपुलेशन है। तो सारे रैट यहां रह रहे हैं, रैट की पॉपुलेशन हो गई। तो वो क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं, मतलब रिसोर्सेज को बांट रहे हैं या उसके लिए कंपटीशन कर रहे हैं, आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं और किसी कॉमन ज्योग्राफी में रह रहे हैं। इसे पॉपुलेशन कहते हैं। बिल्कुल डेफिनेशन को समझ के याद करना है। ठीक है, तो एक तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। उसके बाद मैं टॉपिक्स देखो क्या क्या पढ़ाने वाला हूं इसमें। एक आपको मैंने डेफिनेशन बता दी, एक मैं पढ़ाऊंगा फीचर, जिसे एट्रीब्यूट कहते हैं। फीचर ऑफ पॉपुलेशन, जिसे मैं बर्थ रेट, डेथ रेट, ये पढ़ेंगे हम। दूसरा आपको पढ़ाया जाएगा फीचर के अलावा, दूसरा आपको पढ़ाया जाएगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, क्योंकि पॉपुलेशन में ग्रोथ के बारे में समझना बहुत जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राफ दे रखे हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। पॉपुलेशन ग्रोथ का मॉडल मतलब कौन, किस तरह की ग्रोथ हमें दिखती है, ये टॉपिक्स हैं। और एक हम पढ़ेंगे बेटा पॉपुलेशन इंटरेक्शन। दो अलग अलग तरह की पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट कैसे करती है, उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो कौन से हैं। हमें क्या करना है? सबसे पहले पॉपुलेशन को डिफाइन करना है। एनसीईआरटी ने ऐसे स्टार्ट किया है कि किसी एरिया में सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता। हमने ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी पे एडेप्टेशन वगैरह की बात कर ली, पर किसी एरिया में सिंगल ऑर्गेनिज्म मिलता ही नहीं है। मुझे हमेशा पॉपुलेशन मिलती है। सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए बर्थ की बात करते हैं, लेकिन जब हम पॉपुलेशन के लिए बात करते हैं तो हम बात करते हैं बर्थ रेट की। आपको समझ आ रहा है? हम बात करते हैं बर्थ रेट की। क्लियर है? सही है। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं सिग्निफिकेंस क्या है पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी की, अगर सिंपल सा मैं आपसे पूछूं व्हाट इज सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी, क्योंकि इंडिविजुअल अकेला नहीं मिलता बेटा। फर्स्ट, नो हैबिटाट हैव सिंगल इंडिविजुअल। ऐसा थोड़ी है सिंगल इंडिविजुअल रहता है। दूसरी चीज, किसी भी जगह सिंगल इंडिविजुअल नहीं रहता। दूसरी चीज, जो नेचुरल सिलेक्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, ये नीट में एवोल्यूशन का क्वेश्चन है कि नेचुरल सिलेक्शन किस पे काम करता है? पॉपुलेशन पे काम करता है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन एक्ट ऑन पॉपुलेशन, एक्ट ऑन पॉपुलेशन, क्योंकि वो किसी को रिजेक्ट करेगा, किसी को एक्सेप्ट करेगा, तो पॉपुलेशन में बदलाव आपको दिखेगा। तो नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन पे काम करता है, कहीं पे सिंगल इंडिविजुअल नहीं होता। इसलिए हमें पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम पढ़ेंगे फीचर ऑफ पॉपुलेशन तो वहां बर्थ की बात नहीं करेंगे, बर्थ रेट की बात करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं सिंगल इंडिविजुअल या तो मेल होगा या फीमेल होगा, लेकिन जब मैं पॉपुलेशन की बात करूंगा तो वहां पर बर्थ रेट होगी या सेक्स रेशियो होगा, मेल और फीमेल। क्लियर है?
उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ को देखेंगे। दो खास तरह के मॉडल होते हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ के हमारे पास होते हैं, जिसमें हम एग्जैक्टली ये बताते हैं कि किस तरह की पॉपुलेशन हमारे पास ग्रोथ फॉलो होती है नॉर्मली, वो मॉडल्स होते हैं। और फिर हमारे पास एक टॉपिक है कि जहां पर कुछ पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्शन कैसे करती हैं, कैसे उनमें कंपटीशन होता है, आप समझ रहे हैं, किस तरीके से कंपटीशन होता है, कैसे वो साथ रहती हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग। और प्रॉपरली एनसीईआरटी साथ ही पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी में थोड़ा टाइम दिया ताकि आप देख सकें वो लाइनें हमने करी हैं। आपने बेटा खुद से प्रॉपरली एनसीईआरटी की 3-4 रीडिंग करनी है इस चैप्टर की साथ के साथ। और अगर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई तो फिर डाटा रिमेंबर करने में उतना टाइम मुश्किल नहीं होगी। इकोलॉजी की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, नहीं तो आगे बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो आपने ये अंडरस्टैंडिंग बनानी है और आपने करके चलना है बेटा प्रॉपरली। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसको आगे डिस्कस करेंगे। प्लीज इसको ध्यान से पढ़िए एनसीईआरटी और एक एक बात समझिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय।